जब हमने पढ़ाया था स्टेशनरी वेव में तो केवल एक ही एग्जांपल लिया था, ये साइन है, ये साइन है, हो सकता है ये साइन हो ये कॉस हो सकता है ये कॉस हो ये साइन हो सकता है ये भी कॉस हो ये भी कॉस हो। तो जब दोनों को जोड़ोगे आप तो कई सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4। तो कहीं भी आपको ये नहीं समझना ये आया कैसे, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, उन वाले फॉर्मूले से आएगा। लेकिन आपको देखते ही ये पता लगा देना है ये बता देना है कि ये जो इक्वेशन ऑफ वेव है ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। स्टैंडिंग वेव का मतलब होता है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है वेव तो है लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, जबकि जो ट्रैवलिंग वेव होती है वो अपने साथ एनर्जी ले जाती है। समझ में आएगा? ठीक है, तो ये हमने स्टेशनरी वेव का एग्जांपल पढ़ा था। स्टेशनरी वेव में मैंने मोड ऑफ वाइब्रेशन आपको करा दिए थे, नहीं आई बात समझ में? मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, इस तरीके से करा दिया था। क्लियर है? के बाद वो आपको समझ में आने चाहिए, उन पर हम क्वेश्चन भी करेंगे। कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। अब हम पढ़ते हैं सोनोमीटर। वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं सोनोमीटर। सोनोमीटर में भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है ना, और स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो जाती है। सोनोमीटर हो या जो स्टैंडिंग वेव जो है वो किस में प्रोड्यूस होती हैं? जो गिटार की स्ट्रिंग होती हैं, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, कल हमने कराया था ना। तो जब आप गिटार की स्ट्रिंग में इस तरीके से उसे ऊपर नीचे स्टमिंग प्लग से बजाओगे तो वाइब्रेट करने लगती हैं, ऐसे लूप्स में लूप्स बन जाते हैं। तो कल हमने इसका डिस्कशन किया था, है ना। तो सोनोमीटर इज ए डिवाइस Sonometer is a device which is based on the principle of stationary wave, और इससे हम फ्रीक्वेंसी नाप सकते हैं, है ना। ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी नापते हैं सोनोमीटर से। सोनोमीटर कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूं। सोनोमीटर में एक यहां पर पुली लगी होती है ऐसे करके, और एक यहां से मास एम लटका रहता है, और यहां पर ब्रिज होता है। ब्रिज मतलब ये ब्रिज 1 ब्रिज 2, इसके बीच में ये जो वायर होता है एल लेंथ का क्लैम्प्ड वायर होता है, यही सोनोमीटर या सोनोमीटर वायर कहलाता है। सही है भाई? तो इसमें देखो, जब आप इसमें एक ट्यूनिंग फोर्क को लाओगे तो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी एफ है। ट्यूनिंग फोर्क को रबड़ के पैड पे मार के इस वायर पे टच करोगे तो ये जो वायर है ये ऑसिलेट करेगा, कई सारी लूप्स में ऑसिलेट कर सकता है ये ऐसे करके। क्लियर है क्या बात भाई? ऐसे ये वायर ऑसिलेट करता है। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ये सेम ऐसे, ये वायर कैसे कार्य करता है जैसे हमने कल पढ़ा था, मोड ऑफ वाइब्रेशन फिक्स्ड एट बोथ एंड। एक यहां पे एंड है, एक यहां पे एंड है, तो ये तो वायर ही बन गया ना ये रहा ऐसे करके। तो कई सारी लूप में इट कैन वाइब्रेट, दिस इज द लेंथ एल। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी
अगर जो इसमें n लूप है, इफ ऐसे लिखेंगे n लूप्स आर देयर, n लूप्स आर देयर, तो l किसके बराबर हो जाएगी बेटा, n इंटू लैम्डा बाय 2, क्योंकि एक लूप की लंबाई लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। यदि इसमें n लूप है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, l इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2l अपॉन n। सही है। बोर्ड पे देखो, अगर जो इसमें इसका मास पर यूनिट लेंथ, ये जो वायर है इसका म्यू क्या दे रखा है, मास पर यूनिट लेंथ है, और व्हाट इज टी इज द टेंशन इन द स्प्रिंग, टेंशन, और टेंशन किसके बराबर होगा बेटा, mg के। इसमें जो टेंशन होगा T इज इक्वल टू mg, बिल्कुल सही बात है। तो व्हाट इज द स्पीड, स्पीड ऑफ वेव इन दिस स्ट्रिंग, स्पीड किसके बराबर होगी, रूट टी अपॉन म्यू, रूट टी अपॉन म्यू। व्हाट इज टी इज द टेंशन, व्हाट इज म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ। तो स्पीड हो जाती है रूट mg अपॉन म्यू। दिस इज व्हाट, कैपिटल mg, कैपिटल mg। कॉपी करो यहां तक। सही है। तो बोर्ड पे देखो, ये तो हो जाएगी स्पीड इस तरीके से। स्पीड जो होगी वेव की वो रूट टू अपॉन म्यू होती है। वो किस पे डिपेंड करेगी, टेंशन पे। टेंशन किस पे डिपेंड करेगा, इस मास पे। तो हम इस मास को चेंज करके इसके अंदर स्पीड को चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, मान लेते हैं ये वायर इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी एफ है, इसके साथ रिजोनेंस करता है, और रिजोनेंस का मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी और इस फिक्स्ड वायर एट बोथ एंड की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, और ये एन लूप में वाइब्रेट करने लगेगा। तो हम इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इससे कैसे निकाल सकते हैं कि रेजोनेंस की कंडीशन में इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और इस वायर की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो वायर की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, v is equal to f lambda से। what is v? v is the speed of the wave। कितनी है स्पीड ऑफ द वेव, रूट mg अपॉन म्यू, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। what is lambda? lambda is equal to 12 upon n। what is n? n is the number of loops, 1 2 3 4, जैसे इसमें 4 है। तो बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे n अपॉन 12 रूट mg अपॉन म्यू, है ना, रूट mg अपॉन म्यू। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी हो जाती है।
देखो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है ये किस पे डिपेंड करेगी, 1/2 रूट टी अपॉन म्यू। व्हाट इज टी? टी इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। तो जो फ्रीक्वेंसी है इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट टेंशन एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/√μ। यानी कि इफ टेंशन इज इंक्रीज, चलो यहां लिख देता हूं, दैट इज इफ टेंशन इज इंक्रीज फ्रीक्वेंसी विल ऑल्सो इंक्रीज। और यदि मास पर यूनिट इंक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। एक क्वेश्चन कराते हैं इस पे। यहां पे लिख देता हूं, एग्जाम्पल, इस सोनोमीटर वायर वाइब्रेट्स with fundamental mode vibrates in fundamental mode with frequency 60 hertz. If it resonates at frequency 300 hertz, find the next higher frequency of this wire। वायर का मतलब वायर एट फिक्स्ड बोथ एंड, है ना। यानी कि सोनोमीटर वायर बोलो या सोनोमीटर बोलो, इट इज ए वायर विद फिक्स्ड एट बोथ एंड, दोनों एंड्स पर फिक्स होगा। जब क्वेश्चन कॉपी हो जाए तो बताना। ठीक है, देखो सोनोमीटर वायर कोई ये स्पेशल वायर नहीं है, पर चित्र बना देंगे सोनोमीटर का। लेकिन ये वायर है फिक्स्ड एट बोथ एंड। इसकी लंबाई L कितनी मान लें, L। वाइब्रेट इन फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, यानी कि इसने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी, इस वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 हर्ट्ज। तो कल का ध्यान करो, जो हमने कल पढ़ाया था फंडामेंटल मोड में बेटा कितने लूप बनते हैं सर, 1 एक लूप, ये रहा ना। तो मैं फॉर्मूला भी याद नहीं रखूंगा, ऐसे ही बना दूंगा। तो एक लूप की लंबाई λ/2 होती है, तो v = f लैम्डा, तो f = v/λ। तो v तो सेम रहेगी,
जो स्पीड रहेगी स्ट्रेच स्ट्रिंग में √T/μ रहेगी। तो यहां पे तो लैम्डा कितना हो गया इससे 12, तो ये हो जाएगा 1/12 √T/μ। देखो जरा, कल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला √12T/μ जो कि हमने कल निकलवाया था, और ये 60 दे रखा है। बोलो बोलो, ये बात समझ में आती है नहीं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट में ये भी लिख देता, लेकिन कोई बात नहीं भाई, हमने बेसिक से गए, याद आ गया हमें। दूसरा क्या दे रखा है इसने, इट रेजोनेट्स इफ इट रेजोनेट एट फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज। अब ये यही सेम वायर कैसे रेजोनेट करेगा 300 हर्ट्ज से, एक लाएंगे ट्यूनिंग फोर्क और उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 300 हर्ट्ज। इस ट्यूनिंग फोर्क को रबड़ के पैड पे मार के इससे हम टच करा देंगे, तो ये भी वाइब्रेट करने लगेगा, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इसकी 300 हर्ट्ज। जब ये वायर 300 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, तो कोई बता सकते हैं इसमें लूप कितनी बनेगी? लूप कितनी बनेगी बताओ भाई। 5 बनेंगे सर। 5 बनेंगी। कैसे बनेंगी 5? हमें नहीं पता कि 5 बनेंगी 2 बनेंगी, लेकिन ये है देखो, जो n लूप के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है n/12 √T/μ होती है, तो ये होता है n × f0। ये फ्रीक्वेंसी होती है ना n × 1/12 √T/μ, ये रहा, तो n × f0। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 300 हर्ट्ज। n लूप निकालना है, फंडामेंटल उसने दे रखी है 60, तो 6 पंजे 30। तो कितनी लूप में वाइब्रेट करेगा? 5 लूप में वाइब्रेट करेगा। जब 5 लूप में वाइब्रेट, जब एक लूप में वाइब्रेट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज, और 5 लूप की है 300 हर्ट्ज। तो उसने पूछा है कि इससे अगली फ्रीक्वेंसी इस वायर की क्या होगी, बताओ भाई। 360 360। तो इससे नेक्स्ट में ये वायर कितने लूप में वाइब्रेट करने लगेगा? 6 लूप में। कितने लूप में? 6 लूप में। 1 2 3 4। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, सोनोमीटर वायर बोलो या वायर है फिक्स एंड, बात एक ही है, कोई ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी कितनी? यहां पे 5 था ना, तो 6 × f0। f0 कितना है 60, 6 6 36, 360 हर्ट्ज। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी कर लो भाई कॉपी।
डिफरेंस बिटवीन ट्रैवलिंग वेव एंड स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी का मतलब स्टैंडिंग, डिफरेंस बिटवीन ट्रैवलिंग एंड स्टेशनरी वेव ऐसे ही लिखना, और बीच में हमें क्या करना है, इधर ट्रैवलिंग वेव आएगा, इधर स्टैंडिंग वेव आएगा, कंपैरिजन करना है। लेकिन इससे नीचे पहले मैं एक चित्र बनाऊंगा, तभी आपको बताऊंगा, है ना। देखो बोर्ड पे देखो भाई, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन देखते ही पता लग जाएगा कि ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन इस तरीके से होती है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी, के एक्स माइनस ओमेगा टी कुछ भी हो सकता है ना। ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन हमने निकाली थी 2 sin a kx into cos ओमेगा टी। इसके अलावा 3 और ट्रैवलिंग स्टेशनरी वेव की इक्वेशन हो सकती है, जो मैंने सबसे पहले दिखाई। वैसे तो ट्रैवलिंग वेव की भी कई सारी हो सकती है, लेकिन मैंने एक एक लिख दिया, एक इसका एग्जांपल, एक इसका एग्जांपल। ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये चल रही हो, ऐसे इधर से रस्ती में, ट्रैवलिंग स्पीड। स्टैंडिंग का मतलब होता है कि वो चल ना रही हो, जैसे कि ये वाली वेव देखो, इसमें जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऊपर नीचे वाइब्रेशन करेंगे। वाइब्रेशन तो इसमें करते हैं, लेकिन ये थोड़ी देर बाद इसकी स्थिति क्या होगी, ऐसे हो जाएगी, थोड़ी देर बाद और आगे हो जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगी, बोलो ये ट्रैप, लेकिन ये ऐसे रहेगी। इसमें क्या करते हैं, इसमें पार्टिकल्स लूप में वाइब्रेट करते हैं, जैसे यहां से लेके यहां तक लूप, ये रहा। ये पॉइंट्स कौन से हैं, नोड, ये नोड है, ऐसे। इनके बीच वाले पॉइंट कौन से हैं, एंटी नोड। नोड पर तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहता है, 0, और एंटी नोड पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, हमेशा मैक्सिमम। क्लियर है क्या बात, ये है। तो इनमें कंपैरिजन 1 by 1 मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट है, पहला ये तो हो गया ट्रैवलिंग वेव, ये हो गया स्टेशनरी वेव। ऐसे आप इसमें डंडा भी खींच सकते हो, है ना। ये ट्रैवलिंग वेव चलती है, स्टैंडिंग वेव स्टेशनरी रहती है, लिख लो। दिस वेव ट्रेवल इन मीडियम with definite speed, ये चलती है, जबकि इसके लिए स्टेशनरी वेव इट कन्फाइन between two fixed point in the medium, ये तो चलती रहती है मीडियम में, जबकि ये 2 फिक्स पॉइंट के बीच के अंदर ही रहेगा। जैसे स्ट्रिंग ऑफ गिटार में जो वेव देखोगे तो वो चलती नहीं है, ऐसे 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 होती रहेगी। जब ये वेव चलती है तो अपने साथ एनर्जी भी ले जाती है, लेकिन ये वेव आगे को बढ़ती नहीं है, तो इसमें एनर्जी जो रहती है वो ट्रेवल नहीं करती, बल्कि एनर्जी इस लूप में ही रहेगी, आगे ट्रांसफर नहीं होगी, है ना। पहले यहां तक लिखो, फिर मेरे को बताना। अरे क्लियर दिखाई दे रहा है, वैसे कोई गंदा वंदा तो नहीं दिखाई दे रहा बोर्ड पे? सर सही है।
Okay, sir. हाँ, इसमें लिख लेना इट ट्रांसमिट्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ये एनर्जी, यहां से एनर्जी चली जाएगी दूसरे पॉइंट पे, जबकि एनर्जी डज नॉट ट्रांसफर rather it confines between loop, it confines in the loop between nodes, it confine in the loop की एनर्जी लूप में ही रहती है। तीसरा पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो तीसरा पॉइंट क्या है कि जब मान लेते हैं ये स्ट्रिंग है और आपने इसमें एक वेव पल्स प्रोड्यूस करी, बोलो, तो यदि मैं 1 और 2 में पूछूं 1 और 2 और एक यहां पे 3 है ये, और ये वेव ऐसे जा रही है, तो ये बताओ सबसे ज्यादा फेज किसकी होगी बेटा? 1 की, 2 की, 3 की, बताओ फेज किस पॉइंट की सबसे ज्यादा रही होगी? हैं? सर 1 की। हाँ, फिर 3 की, फिर 2 की। तो 1 की फेज सबसे ज्यादा है, 3 की उससे कम, 2 की उससे कम। तो जैसे जैसे वेव ट्रेवल करती है हर एक पॉइंट की फेज अलग अलग होती है ना? इन ट्रैवलिंग वेव phase of each particle is different। हर एक पार्टिकल की फेज क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। इस एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूं, सबसे ज्यादा फेज किसकी रहेगी? 5-1 की, फिर 5-3 की, फिर 5-2 की। इधर की ओर जाएंगे फेज घटती जाती है। कॉपी करो, बता दे, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, इसके लिए फेज क्या रहती है? जैसे मान लिया ये दो पार्टिकल है, ये भी लो, एक स्थिति स्ट्रिंग की ये है, मान लिया ये है, तो ये जो सारे पार्टिकल हैं इस नोड और इस नोड के बीच, ये सारे पार्टिकल किधर आ रहे होंगे? नीचे आ रहे होंगे ऐसे। और ये सारे पार्टिकल किधर जा रहे होंगे? ऊपर जा रहे होंगे। ये नीचे जा रहे होंगे, ये ऊपर जा रहे होंगे। तो देखो, बिटवीन टू नोड्स बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स, इस नोड और इस नोड के बीच में जितने भी पार्टिकल हैं सबकी फेज इक्वल होती है। बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स ऑल पार्टिकल्स हैव सेम फेज, हैव इक्वल फेज। सबकी फेज क्या होगी बेटा? इक्वल होगी। ये इक्वल टाइम पे सबसे दूर पहुंचेंगे
और इक्वल टाइम पे सबसे बीच में पहुंचेंगे। तो इनकी फेज, पार्टिकल की फेज क्या रहेगी, सबकी सेम रहेगी। इसी तरीके से इस वाले नोड और इस वाले नोड में जितने पार्टिकल हैं उनकी भी फेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसी तरीके से इन वाले सभी पार्टिकल्स की फेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन इनकी फेज और इनकी फेज में अंतर रहेगा, कितना, पाई का। ये नीचे जा रहा है, ये सारे पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, है ना। इसके नीचे लिख लेना, बट देयर इज phase difference of pi between particles of adjacent loop इनमें पाई का डिफरेंस होता है। इसके बाद में एक एग्जांपल कराता हूं। ये तो खैर है ही, जो भी है इस पे क्वेश्चन बनता है, इस पार्ट पे, और वो भी स्टेशनरी वेव के फेस पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ऐसे रोक देना और यहां पे डाल के एक एग्जांपल लिखना, सही है। देखो, जैसे मान लिया ये स्टिंग एट फिक्स एट बोथ एंड है, और ये मान लिया 3 लूप में वाइब्रेट कर रही है, ऐसे करके, ऐसे 3 लूप में। ये नोड हो गया, नोड हो गया, नोड हो गया, नोड हो गया, सही है। मान लेते हैं ये पार्टिकल 1, ये पार्टिकल 2, ये पार्टिकल, मान लिया ये पार्टिकल 3, ये पार्टिकल 4, ऐसे रहेगा ना। ये तो बाद में ही बनेगी जो बनेगा। और ये पार्टिकल 5, ये पार्टिकल 6। बोलो, फेज 1 और फेज 2, फर्स्ट पार्टिकल और 2 पार्टिकल की फेज में क्या रिलेशन है? सेम है सर। सेम है। एक लूप में जितने भी पार्टिकल होंगे, ये सबकी फेज क्या रहेगी, समान रहेगी। बिल्कुल सही बात है। 3 और 4 की फेज भी क्या रहेगी, समान रहेगी। बिल्कुल सही बात है। 5 और 6 की फेज भी क्या रहेगी, समान रहेगी। दो नोड के बीच जितने पार्टिकल हैं उनकी फेज क्या रहेगी, समान रहेगी। लेकिन इसकी और इसकी फेज में कितना अंतर है, पाई का, है ना। 5.1 माइनस 5.3 ऐसे इक्वल टू पाई। ये 5.2 माइनस 5.4 ये पाई, है ना। और इसमें भी कितना अंतर है, इक्वल टू पाई। समझ में आई बात? कहने का मतलब हिंदी में समझ लो कि स्टेशनरी वेव में ये सारे पार्टिकल एक फेज में होते हैं और ये सारे पार्टिकल भी एक फेज में होते हैं, लेकिन इसमें और इसमें फेज डिफरेंस पाई का होता है। अच्छा, ये तो बताओ 1 में और 5 में के फेज में ये नीचे आ रहे हैं ना, ऐसे ये आ रहे हैं, तो ये भी नीचे आएंगे ऐसे। तो दोनों में 5.1 और 5.5 भी क्या होगी, सेम। इनकी फेज और इनकी फेज भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सर 1 और 5 की फेज सेम होगी? हाँ, 1 और 5 की सेम होगी, ऐसे नीचे नीचे जा रहे होंगे, है ना। इनकी और इनकी और इनकी
फेस सेम होगी, इसकी फेस सेम होगी, ऐसे करके इसकी फेस सेम होगी, जबकि इनकी फेस सेम होगी, लेकिन दोनों बराबर बराबर लूप वाले पार्टिकल में फेस डिफरेंस पाई का होगा। फोर्थ पॉइंट लिखो, जब कॉपी कर लो तो बता देना। ओके सर। ओके, ट्रैवलिंग वेव में कोई भी पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पे नहीं रह सकता। जैसे ये है, ट्रैवलिंग वेव चल रही है तो चलेगी। नो पार्टिकल इज ए परमानेंट रेस्ट। जीरो तो हो सकता है किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो हमेशा जीरो नहीं होगा। क्यों? मान लीजिए जीरो था तो थोड़ी देर बाद क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ये रहा ना, ये कहां पहुंच गया, यहां पे। परमानेंट रेस्ट पे नहीं होगा। जबकि इस वाले केस में कौन से पार्टिकल परमानेंट रेस्ट पे होंगे, बताओ? तो नोड वाले पार्टिकल्स एट नोड will be at permanent rest। permanent rest, permanent rest, बिल्कुल सही बात है। बोर्ड पे देखो, इन सभी पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, समान रहेगा। all particles have same amplitude। बिल्कुल सही बात है। क्या इन पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम रहता है क्या भाई, स्टेशनरी वेव में, स्टैंडिंग वेव में? नहीं, मैंने आपको बताया नहीं था। इनका जो एम्पलीट्यूड है वो x के हिसाब से बदलता रहता है। कुछ पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ये रहा, जैसे ये पार्टिकल है, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे। एक लूप बना देता हूं मैं, यहां पे देखो, दो लूप बना देता हूं। ये रहा, नोड नोड नोड, ये कैसे, ऐसे 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 ऐसे। सब x बराबर 0 वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बता सकता है कोई, कितना होगा? x बराबर 0 वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना होगा भाई? जीरो। और x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बताओ, और x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बताओ। लैम्डा बाय 2 वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बताना भाई। सर लैम्डा बाय 2 वाले का भी 0। ये रहा लैम्डा बाय 2, और लैम्डा बाय 4 का सर a 2a। इसका तो हो जाएगा a, इसका तो हो जाएगा 0, और इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2a। नहीं आई बात समझे? देखो यहां पे ये जो पार्टिकल है, ये एंटी नोड पर जो एम्पलीट्यूड होता है वो कितना होता है? 2a। यहां पे ये 0 से 2a, फिर 2a से 0, फिर 0 से 2a, 2a से 0। ये रहा ना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। जहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा उस पार्टिकल को बोलते हैं एंटी नोड, और जहां एम्पलीट्यूड 0 होता है उस पार्टिकल्स को बोलते हैं नोड। किस केस में? ट्रैवलिंग स्टैंडिंग वेव के केस में, स्टेशनरी वेव के केस में, है ना? तो इसमें लिख लेना। चलो ये तो मैंने आपको एग्जांपल करा दिया, वैसे भी करा दिया है ना, मैं लिखा देता हूं इसमें, बना लो इसे। क्या इसमें लिखना है? इसके नीचे ऑल पार्टिकल्स, है ना, पार्टिकल्स, ऑल नहीं, पार्टिकल्स हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड।
डिपेंड्स अपॉन एक्स, एक्स पे डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड। क्लियर दिखाई दे रहा है अभी? यस सर। डिपेंड्स अपॉन एक्स। इसके नीचे लिख लेना भाई, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट होता है और एक्स पे निर्भर करता है। एक्स की वैल्यू रख के देख लो यहां पे, λ/4 λ/2 ऐसे करके, तो आपको पता लग जाएगा। सर ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इसमें देखो, ये तो हो गया 5। बोर्ड ही खराब है हिसाब नहीं। देखो 6, ये देखो लिख लो, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। क्या? ऑल पार्टिकल्स, क्या है भाई? डोंट अटेन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट सेम टाइम। कहने का मतलब, जैसे ही ये स्ट्रिंग है और आपने एक वेव पल्स या वेव ऐसे प्रोड्यूस करा दी, तो सारे पार्टिकल अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर एक साथ नहीं पहुंचेंगे, बल्कि थोड़े थोड़े टाइम पे पहुंचेंगे। जैसे ये अभी तो क्या है, 0 पे है, थोड़ी देर बाद जब ये वेव आएगी इधर, तो थोड़ी देर बाद ऊपर उठ जाएगा, थोड़ी देर बाद नीचे, ऊपर नीचे ऑसिलेट करते रहते हैं। लेकिन स्टेशनरी वेव की में क्या होता है कि जैसे ये नोड है, ये नोड है, मान लिया 3 लूप में वाइब्रेट कर दी, तो ये जो स्ट्रिंग होगी, ये सारे पार्टिकल एक साथ पहुंचेंगे ऊपर, सारे पार्टिकल एक साथ, ये सारे पार्टिकल नीचे पहुंचेंगे, ये सारे पार्टिकल ऊपर पहुंचेंगे। ये कंडीशन बनेगी, ये ऑल पार्टिकल रीचेस एट देयर मैक्सिमम पोजीशन एट सेम टाइम। अब ध्यान से देखो, थोड़ी देर बाद कंडीशन क्या होगी, ऐसे होगी, ये थोड़ी देर बाद कंडीशन क्या होगी, ऐसे होगी। तो सारे पार्टिकल मैक्सिमम कहां पर पहुंचे, एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर। फिर धीरे धीरे सारे पार्टिकल कहां आएंगे, सारे पार्टिकल नीचे आएंगे, एक साथ नीचे आएंगे, और फिर ऐसे हो जाएंगे। ये वाले पार्टिकल ऐसे आ रहे होंगे, थोड़ी देर में ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे। इसी तरीके से ये पार्टिकल नीचे आ रहे होंगे, थोड़ी देर में यहां पहुंचेंगे, फिर ये नीचे आएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे। तो समान समय पे अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे, समान समय पे अपने मीन पोजीशन पे। जैसे ये है, देखो ऐसे करके, थोड़ी देर बाद कंडीशन क्या बनेगी, ऐसे बन जाएगी। थोड़ी देर बाद ये है ना ऐसे पार्टिकल, ये थोड़ी देर बाद ये सारे पार्टिकल नीचे हो जाएंगे, ऐसे। ये ऐसे भी हो जाएगी सीधी, बिल्कुल।
ऐसे हो जाएगी। समझ में आई बात? तो सभी पार्टिकल अपने एम्पलीट्यूड के मैक्सिमम पर समान समय में पहुंचते हैं और नीचे भी समान समय में पहुंचेंगे, जबकि इसमें अलग अलग पार्टिकल अलग अलग टाइम पर अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचेंगे। ये डिफरेंस होता है स्टेशनरी ट्रैवलिंग वेव में और स्टैंडिंग वेव में, अंतर है। ट्रैवलिंग वेव तो रस्सी में आप कंसीडर कर लो, और स्टैंडिंग वेव किस में प्रोड्यूस हो सकती है? स्ट्रिंग ऑफ गिटार में, जिसे सोनोमीटर वायर की तरह भी आप समझ सकते हो। हेलो, हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, मैं तुम्हारा पढ़ा रहा हूँ। 1 बजे फ्री हो जाऊंगा। अभी बताओ कुछ इम्पोर्टेंट बात। हाँ सर एडवर्टाइज आ रहा है पेपर में, करवा तो रहा हूँ। अगर बस आई बस ये चल रहा है। बस चल रहा है, लेकिन ये ऑनलाइन ही हाँ सब सही है। आप बताओ बाकी सब ठीक? बस सर पहले से मैं अभी फोन करता हूँ सर आपको 1 बजे ना। हाँ भाई, इसमें लिख लो, इसके नीचे लिख लेना, इसके नीचे यहां पे ऑल पार्टिकल्स रीचेस एट देयर maximum displacement at same time। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मीन पोजीशन पर भी क्या पहुंचेंगे, और मीन पोजीशन एट सेम टाइम, ये मतलब है। कॉपी कर लो तेजी से। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन तो बेटा दिख रही है, आपके तरफ से प्रॉब्लम होगी। सर नेटवर्क पूरे आ रहे हैं बिल्कुल। मैंने अभी स्क्रीनशॉट भी लिया, आपको मैं अभी भेज रही हूँ सर, देख लीजिए। भाई बाकी बच्चों को दिखाई दे रहा है नहीं? यस सर। सर मैं भेजती हूँ अभी। सर नेटवर्क भी फुल है। चलो कॉपी कर लिया? यस सर, हो गया सर। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्योरेटिकल, थोड़े लिख लेना इसे, है ना। दूसरी बात, मैं आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में और बता देता हूं। देखो, मैंने रिफ्लेक्शन पढ़ाया था आपको एंड ट्रांसमिशन बोलो कैसे पढ़ाया था? एक तो रिजिड बाउंड्री से, है ना। रिजिड बाउंड्री का मतलब क्या होता है कि इधर तो रेयर हो और इधर डेंसर हो, यही पढ़ाते हैं ना। इधर रेयरर और इधर डेंसर, तो रिजिड बॉडी है। तो बोर्ड पे देखो, जब ये वेव रिफ्लेक्ट होती है ऐसे करके, ऐसे जाएगी, तो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी ऐसे। तो ध्यान से देखो, इनसे इसे ले जाओ,
इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी एफ है, वेवलेंथ लैम्डा है ऐसे, और वेवलेंथ है और स्पीड v है, ये रहा इंसिडेंट वेव की, ये रहा स्पीड है। तो ये तो होगा रिफ्लेक्टेड वेव, और ये हो जाएगा आपका ट्रांसमिट वेव। ये क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट। ध्यान से सुनो, जब ये वेव रिफ्लेक्ट होगी तो जिस मीडियम में इंसिडेंट हो रही थी, ये हो गई इंसिडेंट, जिस मीडियम में इंसिडेंट होगी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी, है ना। यदि इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है तो चाहे ट्रांसमिटेड हो चाहे रिफ्लेक्टेड हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। सही है बात भाई? दूसरी बात, इंसिडेंट मीडियम और रिफ्लेक्टेड मीडियम एक ही है, जिस रस्सी से गई उसी रस्सी से वापस भी आई, समझे? तो मीडियम तो चेंज नहीं हुआ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का। तो यदि इसमें स्पीड v है तो इसमें भी स्पीड क्या होगी? v ही होगी। बोलो, जबकि इसमें स्पीड जो है वो v डैश हो जाएगी। मीडियम बदल गया, स्पीड ऑफ वेव बदल गई। ये डेंसर है, ये रेयर है। दूसरी बात, जब v और f सेम रहेगा तो इसमें वेवलेंथ भी सेम रहेगी और इसमें वेवलेंथ बदल जाएगी। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई नहीं आई भाई? बताओ। यस सर। केवल हाँ, मीडियम बदलने पर क्या चीज नहीं बदलती ये बताओ? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। इसे इसके लिए या किसी भी टाइप की वेव के लिए कंसीडर कर लो आप हमेशा। मीडियम बदलने पर स्पीड बदल जाएगी तो वेवलेंथ भी बदल जाएगी। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव एक ही मीडियम में है तो इसलिए इसकी स्पीड और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। बोलो, कॉपी करो तेजी से। फेज डिफरेंस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। इसमें फेज का डिफरेंस कितना होगा? पाई का। इसमें फेज का डिफरेंस कितना होगा? 0। क्लियर है क्या बात? कॉपी करो, बता देना मेरे को। अच्छा, दूसरी बात, यदि इसका एम्पलीट्यूड AI है इंसिडेंट का, तो रिफ्लेक्टिव का एम्पलीट्यूड AR होगा। साथ में ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड AT होगा। बोलो, तो AR, AI, AT भी बदल जाएंगे। समझ में आई बात? AI, AR, AT भी बदल जाएंगे। AR and AT will also change। क्लियर है क्या बात? ये बात है। यह रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। दूसरी बात, ये बताओ, ये तो रिजिड बाउंड्री हो गई, यानी रेयरर से डेंसर में। एक ओपन बाउंड्री होगी। ओपन बाउंड्री में भी सेम सिस्टम रहेगा। ओपन बाउंड्री से कैसे रहेगा बेटा? कि ये तो डेंसर है और ये रेयर है। इसमें वेव आएगी, बोलो, और इसमें अच्छा ऐसे आएगी तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे आएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, साथ में ट्रांसमिट होगी ऐसे। बोलो, ये ना।
ध्यान से देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ, इसकी स्पीड v, इसकी स्पीड v, लेकिन इसकी स्पीड v डैश, इसका वेवलेंथ लैम्डा, इसका वेवलेंथ लैम्डा, इसका वेवलेंथ लैम्डा डैश। क्या मेरे को आप v और v डैश में रिलेशन बता सकते हो, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, v की या v डैश की इस केस में? सर v डैश। v डैश। हल्का मीडियम में स्पीड कम होती है, मतलब रेयर में, है ना, हिंदी अपन यूज करते हैं जनरली ऐसे। इसमें v ज्यादा होगी, v डैश कम होगी, है ना। स्पीड मास पर यूनिट लेंथ, जो हल्की रस्सी है उसमें स्पीड ज्यादा। चलो भाई कॉपी कर लो तेजी से, फिर सवाल करते हैं। बिगिनर बॉक्स 5 निकालना, जब भी कुछ कर पाएंगे, जब 2 4 5 सवाल करेंगे। वेरी गुड। बिगिनर बॉक्स 5 निकाल लो और पहला सवाल पढ़ो। अच्छा, इसमें फेज वेज के बारे में तो पता है भी तुम्हें, फेज, इसमें फेज डिफरेंस 0, इसमें भी फेज डिफरेंस 0। बिगिनर बॉक्स 5 क्वेश्चन नंबर 1। अरे निकाल दिया या नहीं? निकाल लिया सर। देखो क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव 0.09 साइन 8 पाई t माइनस x अपॉन 20 आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ दिस वेव फ्रॉम रिजिड एंड, रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट हो रही है ये, है ना, ये ऐसे करके। एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, ये तो ऐसे जा रहा है, इसका एम्पलीट्यूड a है, तो जब रिफ्लेक्टेड होगी तो इसका एम्पलीट्यूड a कितना दे रखा है 0.09, इसका एम्पलीट्यूड जो है ये तो इंसिडेंट हो गई, रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड 2/3 ऑफ ai है। नहीं आई बात समझ में? 2/3 ai। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, इस इक्वेशन की, वेव की इक्वेशन बतानी है। बोर्ड पे देखो, अगर जो इसकी इक्वेशन ये है ओमेगा टी, ऐसे लिखेंगे 0.9 साइन t माइनस 8 पाई x अपॉन 20, ऐसे हो गई ना ये, किसकी तरह, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की तरह हो गई। बोलो, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बेटा ये बताओ पॉजिटिव x में है इक्वेशन या नेगेटिव x में है? पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है। तो जब ये रिफ्लेक्टेड होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी नहीं, तो ओमेगा तो सेम रहेगा इसका। जो रिफ्लेक्टेड, नेगेटिव x में क्या लिखूंगा बताना, इक्वेशन, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन AR साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखूंगा। इंसिडेंट ये है तो ना तो इसकी फ्रीक्वेंसी बदलने की, ना ही इसका वेवलेंथ यानी कि के भी नहीं बदलने का। तो ध्यान से देखो, के क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, बदलेगा केवल क्या, एम्पलीट्यूड, बदलेगा नहीं बदलेगा, एम्पलीट्यूड उसने दे रखा है। बोलो, और यहां पे प्लस की जगह कैसा साइन आ जाएगा भाई, नेगेटिव एक्स में कैसे चलती है वेव, यहां प्लस, माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस। तो बोर्ड पे देखो, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड इज 2/3 इनटू इंसिडेंट वेव कितनी 0.09, तो 3 3 और 0.06, तो AR की वैल्यू कितनी हो गई
AR की वैल्यू हो गई 0.06 साइन ओमेगा तो एज इट इज रहेगा। ओमेगा कितना है? ओमेगा टी, बिल्कुल सही बात है। साथ में के भी ऐसी रहेगा। के कितना है? 8π/20x। लेकिन यहां पर माइनस की जगह कैसा चिन्ह आ जाएगा? प्लस। क्यों आ गया भाई प्लस, ये बताना। क्योंकि ये सर नेगेटिव एक्स नेगेटिव है। दूसरी बात, क्या इसमें और इसमें फेज डिफरेंस रहेगा? नो सर। अबे हाँ, सर पाई का आएगा। पाई का आएगा। इसमें जो रिफ्लेक्टेड वेव में पाई का डिफरेंस आएगा, ये रहा। ये है इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। तो बोर्ड पे देखो, साइन थीटा प्लस पाई लिख लेना साइड में। साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये तो हो गया थीटा, ये हो गया पाई। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन आएगी 0.06 साइन 8, मतलब वैसे ही आएगी, ऐसे लिख देंगे इसे, -0.06 साइन 8πt माइनस x/20। ये रहा, ये है रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन। किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है ये देखना जरूरी है। रिजिड एंड से, रिजिड एंड से। कॉपी करो भाई जल्दी से, फटाफट तेजी से। चलो भाई कॉपी तेजी से। सर हाँ भाई, बी पार्ट, बी पार्ट देखो। बी पार्ट में ये पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है कौन से वाले पार्टिकल का। अरे पढ़ लिया करो। सर x = 0। किस वेव का? रिफ्लेक्टेड। तेरे है ना रिफ्लेक्टेड वेव, -0.06 साइन 8πt माइनस x/20। x बराबर क्या रख देंगे यहाँ पे? 0। तो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट ही होता है, इक्वेशन ऑफ वेव नहीं है ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। 0.06 साइन 8πt। तो टाइम भी दे रखा है क्या इसमें? नहीं, टाइम नहीं दे रखा, तो आंसर यही दे रखा होगा। देखो आंसर चेक कर लो भाई, इसका और इसका, डी का। जल्दी करो। तो सेकंड में करना है। हाँ सेकंड भी करना, क्यों नहीं करना। वो स्टैंडिंग वेव है, ये तो रिफ्लेक्शन का एग्जांपल हो गया। ध्यान रखना किस तरीके से करा है, ये टफ क्वेश्चन है और यही आता है। ध्यान रखना कि पाई का फेज डिफरेंस आएगा, कैसे कैसे चेंज होगा, एम्पलीट्यूड कैसे चेंज होगा। एक मिनट रुको, मैं आपको, और ऐसा सवाल दे रखा है क्या? नहीं, नहीं दे रखा। एक मिनट, हाँ फोर्थ करो तुम, रिफ्लेक्शन का फोर्थ, जल्दी करो फोर्थ फटाफट। फोर्थ में y = 0.02 साइन 2π 330 t माइनस x दे रखा है। If this wave is reflected from rigid end and amplitude become 60% of initial, then वही है डेंसर। ये रहा ना, इधर से जा रही है, ये तो AI हो गया,
कितना 0.02। अब जब ये डेंसर से टकराएगी रिजिड एंड से तो ये हो जाएगा ऐसे। बोलो, ट्रांसमिटेड की तो बात ही नहीं कर रहा तो उसकी हम निकालेंगे भी नहीं। बोलो भाई, तो जो AR है, AR कितना है? AI का 60%, AI 0.02 का 0.6, कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। AR तो ये हो जाएगा। देखना बेटा AR, बोलो जल्दी से। इक्वेशन लिखो फटाफट। कर लिया भाई? यस सर। इक्वेशन आ गई? देखो सुनो, इसके अंदर क्या चेंज होगा? एक तो माइनस का प्लस हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना? यस सर। क्यों हो जाएगा माइनस का प्लस? क्योंकि ये पॉजिटिव में चल रही है और ये किस में चलेगी? नेगेटिव में। और एक इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा रिफ्लेक्टेड का। तो रिफ्लेक्टेड का जो वेव होगी, मैं इधर लिख देता हूं, है ना, यहां पे लिख देता हूं इसके लिए ऐसे। रिफ्लेक्टेड की जो वेव होगी वो होगी एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टिव वेव साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। अगर जो ये रिजिड मीडियम है तो समझ में आई बात? तो देखो AR निकाल लिया हमने, प्लस साइन, यहां पे प्लस आता है, प्लस पाई आता है। ये बताओ, ये समझ में आई बात? नहीं है। लेकिन साइन थीटा प्लस पाई कितना हो जाएगा? माइनस, ये लिखा ना माइनस, ये रखा। बताना भी आंसर चेक करके पीछे। सर यही है। बी पार्ट का आंसर बताओ इसका मेरे को, चौथे का सेकंड पार्ट का आंसर। फ्री एंड से रिफ्लेक्शन है आपके बाद। सर 0.015 sin 2x 30t plus x। हाँ भाई, देखो बोर्ड पे। अब ये फ्री एंड पे रिफ्लेक्शन है। बोलो, अब की बार जो वेव जा रही है वो इस तरीके से जा रही है, ये वाली वेव सेकंड पार्ट के लिए, और ये है ओपन एंड, यानी 0.02 साइन 2 पाई 330t माइनस एक्स। ये तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो तो ऐसी आएगी फिर तो, ये लेकिन ये तो है इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड और ये है रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड है AI का 75%। और AI का एम्पलीट्यूड कितना है? 0.02 इंटू 0.75। ये आ गया ना, 3/4 लिख लो इसे, तो 3 दूनी 6/4 तो आ जाएगा 0.03/2 0.015। तो ये आ जाएगा। क्लियर है क्या बात भाई? अब ये बताओ, ये रिफ्लेक्टेड वेव की जो इक्वेशन होगी वो AR साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स और प्लस फेज डिफरेंस कितना लिखो यहां पे बताओ? 0। ये ओपन है, ये रिजिड है ऐसे,
फेज डिफरेंस 0, ये हो जाती है इक्वेशन। तो ए आर 0.015 साइन, अब यहां पे बस माइनस की जगह क्या लिख देंगे, प्लस, क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है। 2 पाई 330t प्लस एक्स, दिस इज द सेकेंड आंसर। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कब करेंगे, है ना।